आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, इस कोविड जैसी महामारी में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से देश में कोरोना का माहौल चल रहा है, सभी स्टूडेंट, एस्पिरेंट्स घर में ही रहकर तैयारी करें, बेवजह बाहर ना निकलें और अगर आवश्यक हो बाहर निकलना तो मास्क लगाकर ज़रूर जाएं, क्योंकि इसी में हम सब की भलाई है, आपकी भलाई है। इस समय पूरे देश की कोचिंग बंद है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, घर पर ही बैठकर इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को रुकने ना दें। मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका सनराइज़ करियर एकेडमी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इतिहास के यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस और यूपीपीसीएस के पूछे गए कुछ प्रश्नों पर नज़र डालेंगे और उसका क्वेश्चंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे गहराई से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और हमें कैसे इसमें करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्टन एस कुमार सर, सनराइज करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर, कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में डिफेंस का यूपी पुलिस, आर्मी, आर्मी जीडी, आर्मी एयरफोर्स, नेवी, यूपी पुलिस एसआई, कांस्टेबल, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सब का फिजिकल कराया जाता है। जैसे 1600 मीटर रेस, 2.4 किलोमीटर रेस, 4.8 किलोमीटर रेस, बीम, हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो जिन छात्रों को लॉकडाउन के बाद सेना में या डिफेंस में अपना करियर बनाना है, वह सनराइज़ करियर एकेडमी को ज्वाइन करें। दिस इज़ मी सिद्धांत और मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। दोस्तों, सनराइज़ करियर एकेडमी चित्रकूट की सेना के क्षेत्र में सर्वाधिक चयन देने वाली सबसे बड़ी संस्था बन चुकी है। विगत एक वर्ष में ही इस संस्था ने एक वर्ष के अंदर 11 सिलेक्शंस दिए हैं। सेना में, इंडियन आर्मी में अलग अलग क्षेत्र में टोटल 11 सिलेक्शन दिए हैं, जैसे आर्मी जीडी, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, टेक्निकल। चित्रकूट की नंबर 1 संस्था होने के साथ साथ सनराइज़ करियर एकेडमी में विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया जाता है और कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में सभी क्लासेस चलाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी सनराइज़ करियर एकेडमी में विभिन्न विभिन्न कोर्सेज चलाए जाते हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, यूपीएसआई, आरपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे 30 से भी 40 से भी ज़्यादा कोर्स चलाए जाते हैं। तो लॉकडाउन के बाद देर मत कीजिए, तुरंत ज्वाइन कीजिए सनराइज़ करियर एकेडमी और कीजिए अपने सपनों को साकार हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ वो हमारे इतिहास सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इतिहास यानी हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट जो हमारे प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस और यूपी एससी आईएएस और आईपीएस में आए हुए हैं और इसमें हम नज़र डालेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हिंद। जैसे आज हम अपने भारत की बात करते हैं, हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान बोलते हैं, भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। तो जैसे ये जो शब्द है हिंद, हिंद यानी भारत, तो हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? अच्छा, मैं आपको बता दूं क्लास, ये जो हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हम हिंदू कहलाते हैं। जैसे अगर इंग्लिश में बात करें, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियंस कहलाएंगे, कोई अमेरिका में रहेगा तो वो अमेरिकन कहलाएगा, और अगर कोई चाइना में रहता है तो वो चाइनीज़ कहलाएगा, जापान में रहता है तो जापानीज़ कहलाएगा। उसी तरीके से क्योंकि हम सभी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इसीलिए हम लोग हिंदू कहलाते हैं। अब हिंदू का मतलब इसमें सभी लोग आते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो। अगर वह भारत के अंदर निवास कर रहा है स्थायी रूप से तो वह हिंदू कहलाएगा। हिंदू शब्द किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये तो बाद में आगे चल के जनता ने इस शब्द को एक धर्म का नाम दे दिया। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदू शब्द मतलब कि यहाँ पे रहने वाले लोग, यानी हम। अब इसमें चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो जैन हो, अगर वह भारत की बाउंड्री के अंदर स्थायी तौर पर निवास कर रहा है तो वह हिंदू कहलाएगा।
तो हमारा क्वेश्चन है जो 1995 में यूपी पीसीएस में आया था कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया। अब देखिए क्लास, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता से। अच्छा, घाटी सभ्यता की अगर मैं बात बताऊं तो आज से 5 से 10 हज़ार साल पहले जो हमारे देश का, हमारे भूभाग का इतिहास था, और उस समय हमारे देश के भूभाग में जो सभ्यता यानी जो लोग रह रहे थे और जिस तरीके से रह रहे थे, उसी उसी के संदर्भ में देखते हुए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। अब ये सिंधु नाम कहाँ से आया? सिंधु नाम यहाँ से आया क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी बहती थी जो अरब सागर में गिरती थी, जिसका नाम है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी है तो सिंधु नदी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग सिंधु कहलाए, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहा करते थे, उनका व्यापार पश्चिम के देशों से हुआ करता था। अब पश्चिम के देशों से हुआ करता था तो पश्चिम के देश हमारे देश को सिंधु सिंधु बोला करते थे, क्योंकि पश्चिम के जो देश हैं वहाँ के जो लोग हैं वो सा शब्द का अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो वो सा की जगह हा बोलते थे। और सा की जगह हा बोलते थे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं अगर बंगाल में रहूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? बंगाली। अगर मैं पंजाब में रहूं तो क्या कहलाऊंगा? पंजाबी। और अगर मैं हैदराबाद में रहूँगा तो क्या कहलाऊँगा? हैदराबादी। इसीलिए जब पश्चिम के देश से हमारा व्यापार हुआ करता था तो पश्चिम के लोग हमें हमारे स्थान के नाम से पुकारते थे, क्योंकि सिंधु नदी वहाँ से बहती थी और सिंधु नदी के आसपास हम लोग वहाँ रहा करते थे। हमारे जो पूर्वज हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, वो रहा करते थे, इसीलिए उनको सिंधियंस बोला जाया करता था। सिंधियंस, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे रहते थे। अब जैसे मैंने बताया कि जो पश्चिम देश के लोग हैं वो सा को अच्छे से उच्चारण ना करके हा बोलते थे, इसीलिए वह सिंधिया की जगह हिंद बोलते थे। तो हिंद से बना हिंदू, सिंध से बना हिंद, और हिंद से बना हिंदू। हिंदू का मतलब सिंध में रहने वाले लोग। तो अगर ऑप्शन में से देखा जाए तो यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने। चीनी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यह पूर्व में है। यूनानी इतनी जल्दी हमारे भारत में नहीं आए थे, रोमवासी भी हमारे देश में नहीं आए थे। तो बचा हमारे पास एक ऑप्शन, अरब। अरब के लोग हमारे देश के लोगों को या हिंदू नाम से पुकारते थे, और इसी तरीके से हमारा देश बना हिंदुस्तान। यानी हिंद के लोग और हमारा देश हिंदुस्तान। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया। अरबी लोग सा के स्थान पर हा शब्द का प्रयोग करते थे, अतः सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। अच्छा, यहाँ पे देखिए अल-बरूनी ने किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि ये जो अल हिंद किताब है इसके लेखक कौन है? तो अगर हम देखें इसके लेखक है अल बरूनी। ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के मैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, और इसका आप मेरे बोलने से ही आप नोट्स बनाते रहिएगा। जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता भी इसे बोला जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हैं वो सरकोतदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। ओके, जो ये हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, इसको कांस्य युग का बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य कार्य था, व्यवसाय था, वो था व्यापार करना, और ये पश्चिम के लोगों से व्यापार किया करते थे। और पश्चिम के लोगों से व्यापार किया करते थे तो सबसे ज़्यादा ये लोग अरब के लोगों से व्यापार करते थे, फिर यूनानी आ गए और उधर पश्चिम के छोटे मोटे देशों से व्यापार किया करते थे, और वहीं से इनका नाम हिंदू पड़ा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? जब हमारे वेद की रचना हुई उसी समय, देखिए ये क्वेश्चन 1995 में आया हुआ है। जब हमारे वेद की रचना हुई तो उसी समय हमारे वेद मंत्रों की भी रचना होगी। अब बात यह है कि इन वेद मंत्रों की रचना आखिर की तो किसने की? वेद मंत्रों की जो रचना थी उस समय की जो विदुषी औरतें हुआ करती थी, विदुषी लोग हुआ करते थे, वो किया करते थे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए लोपमुद्रा, बी गार्गी, लीलावती या सावित्री। तो हमारा आंसर होगा लोपमुद्रा। लोपमुद्रा ने वेद मंत्रों का आविष्कार या फिर रचना किया था।
लोपमुद्रा, घोष, सिक्ता, विश्वारा, अपाला, निवावरी आदि ये कुछ विदुषी स्त्रियां हुआ करती थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना किया। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर वेद की बात आ रही है तो देखिए वेद से आपको याद रखना है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यानी जब धर्म का निर्माण हुआ, वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति भी इसे बोला जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक वैदिक काल को दो काल में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल, एक और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ओके। अब क्योंकि यहाँ पर बार बार पूछे जाने वाला कि जैसे सबसे जब वैदिक काल हुआ तो वेदों की रचनाएं हुई, और मुख्य रूप से हमारे कितने वेद हैं, तो हमारे 4 वेद हैं, और इनमें जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। ओके। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदों में प्राचीन वेद युग की संस्कृति के बारे में सूचना हमें मिलती है ऋग्वेद से, और ऋग्वेद की जो संख्या है वो 4 है। इसी इसी काल में कई सारे साहित्यों का निर्माण हुआ, उपनिषदों का निर्माण हुआ, पुराण का निर्माण हुआ, भगवत गीता का निर्माण हुआ, रामायण का निर्माण हुआ इसी काल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 11 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 1995 में यूपी पीसीएस। ओके, देखिए इसमें हमें विक्रम संवत्सर यानी साल की बात की गई है कि कौन सा साल किस राजा ने और कब चलाया था। देखिए जो अभी हम देखें तो हमारा एक इंग्लिश का कैलेंडर होता है और एक हमारा हिंदी का कैलेंडर होता है। तो जो इंग्लिश का कैलेंडर होता है, इंग्लिश के कैलेंडर के हिसाब से हमारी जो तिथि है वो कुछ और होती है, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारी तिथि कुछ और होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो विक्रम संवत्सर है, इसमें अगर हम देखें कि हमें इसमें मिलान करना है तो मिलान हमारा कहाँ से होगा, ज़रा कूट को देखते हुए इसमें देखेंगे। 1995 में यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। विक्रम संवत्सर हमारा शुरू हुआ था 58 ईसा पूर्व से। उसके बाद शक संवत्सर हमारा 78 ईस्वी से चालू हुआ। गुप्त संवत्सर हमारा 320 ईस्वी से चालू हुआ, और कली संवत्सर हमारा चालू हुआ 3102 ईसा पूर्व से। देखिए इसका आंसर भी है विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार कई कई अलग अलग एग्जाम में ये आया हुआ है। शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। यही आज हमारे भारत राष्ट्र का राष्ट्रीय संवत है। यही हमारा हिंदू कैलेंडर, इसी के हिसाब से हम अपना हिंदू कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास ये जो लाइन है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको हमेशा ये रट के रखना है कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य ने चालू किया था, और शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था, और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं हिंदू कैलेंडर के रूप में, और हमारे भारत का यह राष्ट्रीय संवत भी है। गुप्त संवत की स्थापना 319-20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी, और कली संवत्सर का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में से माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाट्य में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। अब देखिए गुप्त काल में जो नाटक लिखे गए थे उसमें भी वर्णों का इस्तेमाल किया गया था। अगर मैं वर्ण की बात करूं तो वर्ण हमारे 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें जो दो वर्ण हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये उच्च कोटि के हुआ करते थे उस टाइम पे, और जो शूद्र और वैश्य है ये निम्न कोटि के हुआ करते थे। तो जो उच्च कोटि के हुआ करते थे तो संस्कृत नाटक में वह बोला करते थे संस्कृत, और जो निम्न कोटि के हुआ करते थे जैसे शूद्र और स्त्रियों का दर्जा उस समय बहुत नीचे था, और शूद्र का तो वैसे ही बहुत नीचे उनका दर्जा था, तो स्त्री और शूद्रों को निम्न कोटि का माना करते थे। तो गुप्त काल में जो संस्कृत नाट्य हुआ करते थे स्त्री और शूद्र क्योंकि निम्न कोटि के हुए तो यह बोला करते थे प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। संस्कृत भाषा बोलते थे ब्राह्मण और उच्च कोटि के लोग या उच्च वर्ग के लोग। 1995 में ये आया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा बी। गुप्तकालीन नाटकों में निम्न सामाजिक स्तर के लोग शूद्र तथा स्त्रियां प्राकृत तथा उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते थे। अब उच्च सामाजिक के लोग कौन हुए, जैसे जैसे ब्राह्मण लोग हुए, क्षत्रिय लोग हुए। ओके,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है, देखिए अशोक का चक्रवर्ती अशोक भी नाम हुआ है, धर्मदेव धर्मकीर्ति का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक ऑप्शन आता है हमारे पास डी प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी की बात करें तो अशोक सम्राट को कई शिलालेखों से ये पता चला है कि अशोक सम्राट को प्रियदर्शी की भी उपाधि दी गई थी। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाता है डी। अशोक के अधिकांश शिलालेख एवं अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी ही कहा गया है, यद्यपि कुछ शिलालेखों में देवानाम प्रिय तथा अशोक नाम का भी उल्लेख मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्योंकि यह क्वेश्चन मौर्य काल से है, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, तो चलिए हम इसके कुछ और क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि जैसे मौर्य साम्राज्य है, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का जो नाम था वह पण था और अशोक का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम कुणाल था। मुद्रा राक्षसा, इसी समय मुद्रा राक्षसा की रचना हुई थी जिसके लेखक थे विशाखदत्त। और आगे आगे हम बात करें तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में जो उसकी मदद कर रहा था वो था चाणक्य। चाणक्य एक अर्थशास्त्री था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से मगधी प्राकृत का प्रयोग किया। कौन सा? मगधी प्राकृत का उपयोग किया। आगे बात करते हैं मैगस्थनीज। जो मैगस्थनीज थे, ठीक है, उन्होंने हमारे भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया और जो चाणक्य थे, जो अर्थशास्त्री का काम करते थे चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में, उनको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक था। यवन, अच्छा, यवन प्रिय किसको बोलते थे? किसको बोलते थे? देखिए आपको बताएं, इस क्वेश्चन जो 1995 में यूपी पीसीएस में आया हुआ है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय बोलते थे काली मिर्च को। ठीक है, क्यों बोलते थे? देखिए, यवन यवन कौन थे? यवन इंडो ग्रीक लोग हुआ करते थे और उन्हें सबसे ज़्यादा काली मिर्च का सेवन करना बहुत पसंद था। और हमारे देश का इस इतिहास ही रहा है कि हमारे देश में अगर साउथ में चले जाएं तो उत्तम क्वालिटी की काली मिर्च हुआ करती थी जिसका व्यापार दूर दूर तक हुआ करता था। और इस काली मिर्च ने तो हमारे देश में 250-300 साल अंग्रेज़ों का राज करवा दिया। अब क्योंकि इंडो ग्रीक के लोगों को काली मिर्च बहुत पसंद थी, इसीलिए उनका नाम यवन प्रिय रख दिया। तो अगर कहीं भी ये नाम आता है यवन प्रिय का तो समझ जाइएगा कि उनका नाम यवन प्रिय काली मिर्च के संदर्भ में रखा गया और वो कहाँ के थे? इंडो ग्रीक के, और उन्हें काली मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए, अणुव्रत सिद्धांत एक धर्म से रिलेटेड है। अब कौन से धर्म से रिलेटेड है, कौन समुदाय से रिलेटेड है, जरा देखते हैं इसमें। अणुव्रत मतलब छोटा व्रत। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जैन धर्म से यह ताल्लुकात रखता है, यानी आंसर हमारा होगा सी। अब जैन धर्म से कैसे ताल्लुकात रखता है? जैन धर्म में कुछ बहुत ज़्यादा जो रूल्स हैं, कानून हैं, उनको कड़े कर दिए गए थे और फिर बाद में उन्हीं कानूनों को कुछ साधारण रूप दिया गया और साधारण रूप देने की वजह से वह सारे के सारे कानून छोटे हो गए और साधारण रूप ले लिया, जिसकी वजह से उन्हें अणुव्रत कहा गया। तो अणुव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म में? जैन धर्म में किया गया। जैन धर्म में 5 महाव्रतों की बात की गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 5 महाव्रतों की बात की गई है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपारग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसका पालन हर जैन मुनि को करना पड़ता है जिसने जैन धर्म अपनाया हो। उस समय की बात हो रही है ये, जब जैन धर्म का निर्माण हो रहा था। जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य थे। देखिए, बहुत बड़ी बात गई, ये आपका मेंस में भी आ सकता है, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई, इसीलिए इनको अणुव्रत कहा गया। आगे बढ़ते हैं। दर्शन के मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव थी? अब देखिए, मुक्ति का मतलब जैसे पार हो जाना। ठीक है, अब जैसे कई धर्म में बोला गया है कि जैसे हमारे कर्म होंगे उसी तरीके से हमें आगे भोग होगा।
तो देखिए यहाँ पर दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति जो शब्द है, मुक्ति मुक्ति किससे ताल्लुकात रखती है? वो ताल्लुकात रखती है कर्मों से, कि जिस तरीके से कर्म होंगे उसी तरीके से मुक्ति का भी प्रावधान होगा। मीमांसा का अर्थ है खोजबीन करना, छानबीन करना। इसके दो भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा धर्म की व्याख्या सद्गुण, नैतिकता और कर्तव्य के रूप में करता है, और मीमांसा दर्शन शास्त्र कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है, जिसके अनुसार कर्म मुक्ति का माध्यम बन सकता है, कि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप पूछता है यूपी पीसीएस और यूपी एससी आईएएस में। आपको ऊपर ही ऊपर छानबीन करके नहीं चले जाना है, हर सब्जेक्ट को बहुत डीप तरीके से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता के निरपवाद रूप में निम्नलिखित के साथ दिखाई देती है, 4 हाथ के साथ। इसका आंसर है 1995 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। नटराज की 4 हाथों वाली कांस्य प्रतिमा चोल काल की मूर्ति काल की सर्वोत्तम उदाहरण है। अब देखिए, नटराज की 4 हाथों वाली मूर्ति कहाँ से ताल्लुकात रखती है? चोल काल की, ठीक है। चोल काल में इसका उदाहरण दिया जाता है। तो जब भी नटराज की 4 हाथों वाली मूर्ति का नाम आए, आपको सीधे याद रखना है कि वह किस काल की बात कर रहा है, चोल काल की। आगे बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में विश्व की उत्पत्ति में जितने भी युग आए हैं, 4 युग में उसको बांटा गया है, लेकिन 4 युग का क्रम क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम इस ऑप्शंस को देखें तो सी ऑप्शन हमारा सही है, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो अभी जो चल रहा है वो कलयुग है। सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युग में बांटा गया है, जिसका क्रम है इस प्रकार है, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये आज के ऐतिहासिक क्वेश्चन समाप्त हुए। कुछ देर बाद मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लाऊंगा, इकोनॉमिक्स के, संविधान के। इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चंस हम करते जाएंगे, और अपने यूपी पीसीएस और यूपी आईएएस के संकल्प को, या आरओ एआरओ के संकल्प को इसी तरीके से सुदृढ़ करते जाएंगे, और देखते जाएंगे कि आखिरकार आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और हमें किस तरीके से उन्हें आंसर डिलीवर करना होता है। हमेशा हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो आयोग हमसे पूछ रहा है, हमें बाकी चीज़ नहीं पढ़ना है, और जितना भी हमें पढ़ना है उसको बहुत डीप तरीके से पढ़ना है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और लॉकडाउन के बाद सनराइज़ करियर एकेडमी, जो कि चित्रकूट की नंबर 1 एकेडमी है सभी क्षेत्र में, और अपने आप में एक परमानेंट और संपूर्ण एकेडमी है। दोस्तों, इस कोविड-19 में अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान बचेगी तभी हम आगे कुछ बन पाएंगे, अगर जान ही नहीं रही तो आगे क्या बनेंगे। इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, और सिर्फ घर में रहना है, और ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जो भी डाउट्स हों कमेंट बॉक्स में लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।